इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। सोच कर देखिए, एक ऐसा लड़का जिसका जन्म किसी महल में नहीं बल्कि गुमनामी के अंधेरे में हुआ, वो उस सिंहासन तक कैसे पहुंच गया जिस पर बड़े बड़े राजाओं की नजरें टिकी थीं। चलिए इस अविश्वसनीय सफर पर निकलते हैं। कहानी में गहरे उतरने से पहले जरा इन फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक तूफानी जिंदगी का पूरा खाका है। सोचिए, जन्म 340 ईसा पूर्व में और मृत्यु सिर्फ 42 साल की उम्र में। इतने से वक्त में उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे पहले कोई सोच भी नहीं सका था। और हाँ, इस पूरी कहानी के केंद्र में एक और नाम है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, आचार्य चाणक्य। तो कहानी की शुरुआत होती है मगध के नंद साम्राज्य से। और यहाँ कोई राजकुमार पैदा नहीं हुआ था। नहीं, चंद्रगुप्त की माँ मुरा एक दासी थी। कहा जाता है कि इसी वजह से उन्हें मौर्य नाम मिला। उनका बचपन बिल्कुल आम बच्चों जैसा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी काबिलियत जो बस एक सही जौहरी के इंतजार में थी। और वो जौहरी थे तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य। एक किस्सा है कि उन्होंने चंद्रगुप्त को कुछ बच्चों के साथ राजकीय खेल खेलते हुए देखा, जहां चंद्रगुप्त राजा बनकर न्याय कर रहे थे। बस उसी एक पल में चाणक्य समझ गए कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है। उन्होंने जो भविष्यवाणी की, उसने ना सिर्फ चंद्रगुप्त की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर लिख दी। और यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे मशहूर गुरु शिष्य की जोड़ी की कहानी, जिसने वक्त का पहिया ही घुमा दिया। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ उस दौर के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र तक्षशिला ले गए। उनका मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं था, नहीं, उनका मकसद था एक ऐसे सम्राट को तराशना जो बटे हुए भारत को एक कर सके। तक्षशिला में चंद्रगुप्त को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया गया, अरे उन्हें सिखाया गया कि एक पूरा साम्राज्य कैसे चलाया जाता है, राजनीति के दांवपेच, देश का खजाना कैसे भरना है, युद्ध के मैदान की रणनीति, मिलिट्री को कैसे कमांड करना है, और डिप्लोमेसी। ये चाणक्य की वो मास्टर क्लास थी जिसका हर सबक, हर पाठ चंद्रगुप्त को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। तो अब सालों की ये तैयारी रंग लाने वाली थी। अब वक्त था असली इम्तिहान का। गुरु और शिष्य दोनों की नजरों में अब बस एक ही लक्ष्य था, मगध के सिंहासन पर बैठे उस शक्तिशाली और जालिम नंद वंश का खात्मा। उस वक्त पाटलिपुत्र का राजा था धनानंद। सब कुछ था उसके पास, एक बहुत बड़ी सेना, सोने चांदी से भरा खजाना, लेकिन वो अपनी ही प्रजा पर जुल्म करता था। उसके लालच और घमंड ने लोगों के दिलों में नफरत भर दी थी। और यही नफरत, यही गुस्सा वो जमीन थी जिस पर चंद्रगुप्त की क्रांति का बीज उगने वाला था। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा तक नहीं था। चाणक्य का दिमाग और चंद्रगुप्त की हिम्मत, इस जोड़ी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने धनानंद की विशाल सेना को हरा दिया और पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। 321 ईसा पूर्व, ये वो साल है जब भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। एक नए युग की शुरुआत हुई और चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में भारत को मिला अपना पहला सम्राट। अच्छा, तो साम्राज्य तो जीत लिया, पर असली काम तो अब शुरू होना था। किसी सल्तनत को जीतना एक बात है, पर उसे चलाना, उसे सालों साल टिकाए रखना, वो बिल्कुल अलग खेल है। तो चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त एक विजेता से एक कामयाब प्रशासक कैसे बने। अब जरा इनकी विदेश नीति देखिए कमाल की थी। जब सिकंदर का जनरल सेल्यूकस निकेटर हमला करने आया तो चंद्रगुप्त ने उसे मैदान में धूल चटा दी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, जीत के बाद उन्होंने दुश्मनी नहीं बढ़ाई। नहीं, उन्होंने दिमाग से काम लिया। एक ऐसी संधि की जिससे आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बन गए। एक राजकुमारी से शादी करके रिश्ते मजबूत किए और बदले में 500 हाथी तोहफे में दे दिए। इसे कहते हैं स्मार्ट डिप्लोमेसी। और साम्राज्य के अंदर का सिस्टम, वो तो एक घड़ी की तरह काम करता था, एकदम सटीक। और इस घड़ी को चलाने वाले थे, जाहिर है, चाणक्य। जरा सोचकर देखिए, पाटलिपुत्र में एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक जबरदस्त जासूसों का नेटवर्क जो हर कोने की खबर लाता था, एक डिसिप्लिन्ड आर्मी, एक ऑर्गेनाइज्ड टैक्स सिस्टम और ऐसा न्याय जो सख्त था पर सबके लिए बराबर था। इन्हीं मजबूत पिलर्स पर टिका था पूरा मौर्य साम्राज्य। सब कुछ ठीक चल रहा था, है ना?
साम्राज्य मजबूत था, शासन बढ़िया था। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जब चंद्रगुप्त अपनी ताकत के शिखर पर थे, तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सचमुच सबको हैरान कर दिया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। लगभग 22 साल राज करने के बाद भारत का सबसे ताकतवर इंसान सब कुछ, अपना सिंहासन, अपना साम्राज्य, सब कुछ अपने बेटे बिंदुसार को सौंप देता है और एक जैन मुनि बन जाता है। वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले जाते हैं और वहां जैन धर्म की सबसे कठिन प्रथा सल्लेखना यानी मृत्यु तक उपवास करके अपनी देह त्याग देते हैं। तो आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत क्या है? हम उन्हें आज किस लिए याद करते हैं? वो हमारे लिए क्या छोड़ कर गए? उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे अहम विरासत है अखंड भारत का विचार। वो पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने छोटे छोटे राज्यों में बटे इस उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाया। एक राष्ट्र का जो सपना देखा उसे हकीकत में बदला, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम बनाया वो इतना जबरदस्त था कि सदियों बाद तक, यहाँ तक कि उनके पोते सम्राट अशोक ने भी उसी नींव पर अपनी इमारत खड़ी की। और यहीं हम एक बहुत गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। एक सम्राट की असली महानता किस चीज में होती है? एक विशाल साम्राज्य को बनाने में जो उन्होंने शून्य से खड़ा किया, या फिर उस बनाए हुए साम्राज्य को अपनी ताकत के शिखर पर त्याग देने में? शायद चंद्रगुप्त की असली विरासत इसी सवाल के जवाब में छिपी है, और यही बात उन्हें इतिहास के सबसे दिलचस्प और महान शासकों में से एक बनाती है।